विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन छात्र, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर और व्यूवर तथा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जो हमारे व्यूवर बाद में देखेंगे, उन सभी को विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका हेडिंग है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें हम लोग 1895 से लेकर के कैबिनेट मिशन तक के फेज को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में देखे कि संविधान सभा के निर्माण के बाद किस तरह से रीस्ट्रक्चर हुआ, कहां से लोग चुनकर आए थे, जिसमें राजस्थान और गुजरात को हम लोग थोड़ा सा लोकल फोकस दिए थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, कल लास्ट जो पढ़े थे वो कि नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास किया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा के द्वारा समितियों का निर्माण। संविधान सभा ने अलग अलग कमेटी बनाया। अब मान लीजिए 22 भाग है अपने संविधान में, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा भाग अगर 5 आदमी को ही दे दिया जाता कि आप इस पर सोच विचार करिए, तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाता। इसीलिए अलग अलग कमेटी बनाई गई, किसी में 7 मेंबर, किसी में 5 मेंबर, किसी में 6 मेंबर। हर एक कमेटी में एक चेयरमैन बनाया गया और उनको स्पेशल काम सौंपा गया। आज उसी कमेटी का नाम और उसके अध्यक्ष का नाम हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग क्या देंगे? संविधान सभा के द्वारा समितियों का निर्माण। तो पहले 1-2 पॉइंट लिखे। इसमें से जो 10 कमेटी थी उसको कहते हैं प्रक्रिया संबंधी, वो प्रोसीड्योर से रिलेटेड था, संवैधानिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड था। और 12 जो है उसको कहते हैं ठोस कानूनी समिति। ये जो है लीगल कमिटी थी, जो उन प्रक्रियाओं से रिलेटेड या नए जो उसको काम दिए गए उसके लीगल एस्पेक्ट को देखा था। तो 22 समितियों को 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिए फिर से, पूरा बोल जाते हैं। संविधान सभा ने 22 समितियों में 10 प्रक्रिया संबंधी समिति का गठन किया, जबकि 12 ठोस कानूनी संबंधी समितियों का गठन किया। लेकिन हम लोग जो वर्गीकरण करेंगे इसका, वो करेंगे कि जो कमिटी बड़ी थी मेजर कमिटी और जो कमिटी छोटी थी माइनर कमिटी के रूप में। तो पहले हम लोग हेडिंग देंगे बड़ी समिति, मेजर कमिटी। अब इसमें जो हम लोग याद करेंगे वो ये कि पहले क्रम संख्या, जो मेजर कमिटी थी, बड़ी कमिटी, उस कमिटी का नाम क्या था और उसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। बड़ी कमिटी, मेजर कमिटी का मतलब है कि उसमें मुद्दे हैं गंभीर सब, ऐसे समझना है। जैसे समझिए, पहला
लिखते हैं इंग्लिश में, अब बोलेंगे हिंदी में, जिससे कि दोनों मीडियम का काम चल जाए। पहला, यूनियन पावर कमिटी, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब इस कमेटी का काम था यह देखना कि सेंटर को कितना पावर दिया जाए, यानी जो यूनियन लिस्ट आप देख रहे हैं उस लिस्ट का निर्माण करना, राष्ट्रपति के पावर को देखना, क्या उनको अधिकार देना है, तो सेंटर को क्या क्या शक्तियां देना है, उन शक्तियों के लिए जो है एक कमेटी बनी जिसका नाम पड़ा यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। दूसरा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। हम क्या किए हैं कि अलग अलग संविधान के अलग अलग भागों को लाके एक जगह जोड़ दिए हैं। तो यहां पर यूनियन को पावर कितना देना है वो चर्चा किया गया, और यहां पर समझना है क्या होगा, भाग 5 ऐसे समझिएगा। इसमें यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, इन सबों के बारे में जो है वो देखने के लिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का गठन किया गया। तीसरा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। तो अब भाग 6 जो है उसमें जो जो बात है, राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में, हाईकोर्ट के बारे में, ये देखने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे पहले तो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम हमारे दिमाग में आए तो सबसे पहले हम एक प्रपोजल रखते हैं, वो था उद्देश्य प्रस्ताव। और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो हम अपने दिमाग में एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि इस काम को पूरा करने में हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो संविधान के अंदर किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उसको जो है देखने के लिए जो कमेटी थी वो था ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो है संपूर्ण संविधान को ड्राफ्ट किए हैं, प्रारूप तैयार किए हैं संविधान का। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्ट किसी भी चीज का, प्रारूप किसी भी चीज का इतना जरूरी है कि जो हमने आज फेसबुक पर ऐड वगैरह रखा है या व्हाट्सएप पे जो हम दिए हैं, अभी बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान के लड़के को वो ऐड नहीं दिए हैं क्योंकि वो स्पेशल गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं के लिए हमारा वेबिनार है। तो उसमें आपको हिंदी में मतलब मैं बोलूंगा लेकिन वो सिलेबस होगा गुजरात का, इसीलिए मैं आपको वो ऐड नहीं किया हूं। लेकिन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के तैयारी करने के लिए जो वेबिनार होगा, जो हमने डेट वगैरह दिया है नेक्स्ट संडे का, तो उसमें पहले एक ड्राफ्ट होना चाहिए आपके पास। एकदम डीप इस बार जो है आपको बताने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो अब तक आप पढ़ते थे कि इंडियन और गुजरात से कितने क्वेश्चन आए हैं, नहीं, इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल क्वेश्चन कितने हैं और करंट के क्वेश्चन कितने हैं, ये पूरा हमने आपको कहा था कि मैं ऐसा आईएएस के लिए भी कर रहा हूं। तो पहले ये एक जीपीएससी का देंगे वेबिनार, फिर एक आईएएस का होगा
और एक वेबिनार होगा जो मेरा दिल से हम करते हैं, वो है कक्षा 12 के बाद बच्चा कॉलेज के साथ साथ कैसे 3 साल तैयारी करे, उसका सेमिनार। तो क्या देख रहे हैं, पहले ड्राफ्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है ड्राफ्ट, सिलेबस अगर आपका क्लियर नहीं है, आप जरा 50% बच्चे नहीं 80% बच्चे से पूछिए कि क्या भाई तुमको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस याद है कि उसमें क्या पूछेगा, ठन ठन गोपाल नहीं मालूम। लेकिन हाँ, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ज्ञानी जरूर बनता है कि नहीं हमको सब कुछ आता है, 4 कहीं से मैटर लाके रख लिए, नहीं पास करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, जीपीएससी का डिमांड क्या है। कोई कह दिया फेसबुक पर अगर कि नहीं नहीं इकोनॉमिक्स ही खूब पूछता है, तो आप शुरू हो गए इकोनॉमिक्स ही खूब पूछता है। अब बाद में पता चला कि 17 क्वेश्चन इतिहास से पूछता है एवरेज, 18 क्वेश्चन आईएएस में, 18 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछता है 19-20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछता है। तो क्या फर्क रहा भाई, 2 क्वेश्चन का फर्क रहा है। इसलिए एकदम एक एक चीज का बारीकी से जो है ड्राफ्ट इस बार तैयार करके देंगे आपको, यही काम है ड्राफ्टिंग कमेटी का। अब इस पे चर्चा करेंगे और अब आगे देखते हैं हम लोग। पांचवी कमेटी का नाम थोड़ा बड़ा है, यह है एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। लिखा बोल जाते हैं हिंदी में, अभी पहले देख लीजिए, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडिंग एरिया। इस पर अपना सबसे कम ध्यान होता है, इसीलिए अभी जरा इस पर चर्चा करेंगे। एंड एक्सक्लूडिंग एरिया क्या क्या बना, जरा देखिए। तो ये हिंदी में ये पीछे चला जाएगा। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार कौन कौन से होने चाहिए, उस पर चर्चा करना है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के अधिकार क्या होने चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। जनजाति ट्राइबल की सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा कैसे हो, उस पर हम बात करेंगे। और बहिष्कृत क्षेत्र, यहां बहिष्कृत का मतलब समझिएगा, बहिष्कृत क्षेत्र का मतलब कि ऐसा नहीं समझना है कि हम लोग बहिष्कार कर दिए, वह क्षेत्र जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ है अभी तक। जैसे हम लोग क्यों कहे ट्राइबल को हमको देना चाहिए संवैधानिक सुरक्षा, क्योंकि वह मुख्य धारा में शामिल उसमें नहीं हुआ था। लेकिन यहां तो कई ऐसे क्षेत्र थे जो पूरा का पूरा एरिया, वहां रहने वाले ट्राइबल नहीं, हर व्यक्ति मुख्य धारा में शामिल नहीं था। वो क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र, असम को छोड़ करके जितने भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर देख रहे हैं वो हमारी मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। इस कमेटी का काम था उनके ऊपर भी एडवाइस देना। तो क्या देख रहे हैं, और उसी तरह जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया था, वह भी बहिष्कृत क्षेत्र था। वहां तक वहां के पूरे लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, वो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे। इसीलिए उसको कहा गया एक्सक्लूडिंग एरिया। तो उनके लिए जो है संविधान में क्या व्यवस्था होना चाहिए, और इसीलिए आप क्या देखते हैं, जरा पढ़िए कि जब आप पढ़ते हैं तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो 5वीं और 6ठी अनुसूची, उनके लिए अलग से सोचा गया कि उनका प्रशासन कैसे चलेगा, और इसलिए हम 5वीं और 6ठी अनुसूची में उन राज्यों को शामिल किए जो कि यहां पर ये एक्सक्लूडिंग एरिया में आता था।
इतनी बड़ी कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अब जरा बताइए कि एक ही कमेटी जनता के फंडामेंटल राइट्स को भी देखे, मूलभूत अधिकार पर भी चर्चा करे, वही कमेटी अल्पसंख्यकों को देखे, वही कमेटी जनजातियों के अधिकार को भी देखे, और वही कमेटी बहिष्कृत क्षेत्रों पर भी चर्चा करे, तो क्या होगा? समग्रता में चर्चा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस कमेटी को कई उप समितियों में विभाजित किया गया है। ये जो कमेटी थी इसके अंदर कई सब कमेटियां थी। तो सब कमेटियां कितनी हो सकती हैं? जरा एक बार सोच कर देखिए, जितना कौमा उतना कमेटी, सब कमेटी। एक मूल अधिकार पर बनेगा उप समिति, एक अल्पसंख्यक पर बनेगा उप समिति, एक उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश के लिए बनेगा उप समिति, उसके बाद बनेगा असम के जो सिंचित क्षेत्र हैं उसके अलावा जो एरिया है, सब बहिष्कृत वगैरह को देखिए सबको। तो जो असम को छोड़ करके जो सिंचित एरिया है, सिंचित एरिया को छोड़कर जो एरिया है उसके लिए एक कमिटी, और एक कमिटी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए बनेगा। इसके अंदर 5 कमिटियां थीं और हमको 4 चेयरमैन का नाम याद करना पड़ेगा। जरा इसको देखें हम लोग। तो इसके अंदर ए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, यहां से निकालिए मूल अधिकार उप समिति। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, हिंदी में लिखिएगा मूल अधिकार मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जीवत राम। मतलब कि ध्यान रखना है कि जेवी कृपलानी केवल नहीं कहेंगे, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जिनको हम लोग आचार्य कृपलानी के नाम से जानते हैं। तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी थे फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी के अध्यक्ष। अब दूसरा माइनॉरिटीज सब कमिटी। हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा अल्पसंख्यक उप समिति। एच.सी. मुखर्जी, बता चुके हैं कल ही कि कुमार होने के बावजूद वो कैसे सी हैं। तो एच.सी. मुखर्जी, सॉरी ये बी हुआ, सी उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। हिंदी में लिखिएगा उत्तर पूरब सीमांत जनजातीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखिएगा हिंदी में, और अंग्रेजी में लिखिए एंड, नहीं यहां भी ब्रैकेट में ही लिखिए आसाम एक्सक्लूडेड। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो ये बने हैं ये आसाम को छोड़कर बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें अभी सिक्किम मत लीजिएगा, सिक्किम भारत का हिस्सा भी नहीं है, ठीक ना। उसको छोड़ करके इस समय जिस समय ये कमेटी बना था उसको छोड़ करके मिजोरम, नागालैंड, इन सबको देखिएगा, ठीक है। उस समय मेघालय की भी चर्चा मत करिएगा, वो आसाम के ही अंदर था उस समय। तो ये ध्यान दीजिएगा आसाम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र की उपसमिति। अंग्रेजी में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी। इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ
बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई। अब जरा इसको मिटाना पड़ेगा। इस बड़ी कमेटी का पहला सब कमेटी था मूलभूत अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जीवतराम भगवान दास कृपलानी। दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। तीसरा था उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र आसाम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र की उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। अगला अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा। एक्सक्लूडेड, हिंदी बोल जाएंगे, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। लिखिए, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र। छोड़े गए एवं आंशिक, अभी समझा देते हैं, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र अदर देन इरिगेटेड एरियाज ऑफ आसाम। आसाम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा सब कमेटी। समझ लेना है, इन दोनों में सुनिएगा क्या हुआ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र को लिया गया, उसमें आसाम को छोड़ दिया गया और उन क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए गोपीनाथ बारदोलोई, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। और आसाम में भी जो एरिया इरिगेटेड है, माने एक लाइन में समझना है कि जो एरिया पहाड़ी नहीं है, यानी उस समय का मेघालय भी, उन पर चर्चा करने के लिए एक अलग से सब कमेटी बना था और इसके थे अध्यक्ष अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिनको हम लोग ठक्कर बापा कहते हैं। इनको बनाया गया इस इलाके में। एक बार फिर से, ये कंफ्यूजन होगा, हमको समझ में आ रहा है, एक बार फिर से सुनिएगा। जो जो नाम बोले हैं पहले सबको जोड़ दीजिए। बड़ी कमेटी बनी, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए ये सब इलाका, अभी ई लिखना बाकी है, ये सब इलाका जो है ये भारत के मुख्य भूमि से कटा हुआ था, एक्सक्लूडेड था। इतने के लिए एक बड़ी कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन ये इतना चुनौती भरा काम था कि इसके अंदर सब कमेटी बनाना पड़ा। तो एक उप समिति बनी अल्पसंख्यक फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, मूलभूत अधिकार उप समिति। इसके बने अध्यक्ष जीवत राम भगवान दास कृपलानी। आजकल क्वेश्चन ऐसे अंदर वाला आने लगा है। दूसरा ये अल्पसंख्यक वर्ग उप समिति, इसके अध्यक्ष बने एचसी मुखर्जी। तीसरा उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र ब्रैकेट में आसाम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र की उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। फिर बना कि आंशिक रूप छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए एरिया क्षेत्र ब्रैकेट में आसाम के सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर, मतलब यहां पर आ गया एक तरह से मेघालय, ऐसे समझना है, और आसाम का पहाड़ी क्षेत्र जहां की सिंचाई नहीं होता है। इसके अध्यक्ष बने अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठक्कर बापा। और अंत में पांचवी जो सब कमेटी बनी वो बना उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
ट्राइबल एरिया सब कमिटी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमिटी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो जनजातीय लोग रहते हैं। ध्यान रखना है कि बलूच भी एक जनजाति है। इस्लाम स्वीकार करने से उनका जो बेसिक नेचर होगा अपना ट्राइबल का, वो नहीं बदलेगा, तो वो ट्राइबल हैं। तो उत्तर पश्चिम सीमांत के क्षेत्रों में, ये एक उदाहरण दिया आपको बलूच का, उत्तर पश्चिम सीमांत के क्षेत्रों में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरिया में जितने भी ट्राइबल रहते थे, उन जो एरिया कहा जाता था, जो घोषित था कि ये ट्राइबल एरिया है, उन पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जीवतराम भगवान दास कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी एससी मुखर्जी, आसाम को छोड़कर उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र गोपीनाथ बारदोलोई, बाह्य से छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र आसाम के सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर उपसमिति अमृतलाल विठल दास ठक्कर, और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर उसका क्यों नहीं अध्यक्ष बता रहे हैं, इतना देर से सर जो है खींच रहे हैं और उसका अध्यक्ष बता ही नहीं रहे हैं। तो दरअसल उसके अध्यक्ष को बताने का सर को मूड नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, संविधान बनाने के लिए जब ये कमेटी बैठेगी तो इनकी क्या आवश्यकता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, तब तक तो पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान में ना वो कमेटी बनेगा, वहां के संविधान में, फिर इस कमेटी का अपने यहाँ क्या मतलब है। तो इसीलिए जब तक इसके अध्यक्ष का नाम तय हुआ था तब तक जो है पाकिस्तान बन गया, इसीलिए इस कमेटी का कोई भी अध्यक्ष नहीं बना, क्योंकि हमारी संविधान सभा फिर उसके अध्यक्ष पर चर्चा ही नहीं किया, और वो अपना पाकिस्तान जाने कि उनके संविधान सभा में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए जो जनजातीय क्षेत्र थे उस सब कमेटी के लिए कौन बनेंगे, यानी ये कमेटी यहाँ काम ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मूड नहीं है लिखाने का, पाकिस्तान का लिखा क्या करेंगे, आसान फरामोश कंट्री, उसके बारे में नहीं लिखना है। चलिए अब आगे देखें। अब 5 हम लोग देखे थे, इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला प्रश्न आ जाए कि उत्तर, क्योंकि बहुत देखिए उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आपको ये प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के द्वारा उत्तर पश्चिम भारतीय संविधान सभा के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई गई उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। ए दे देगा गोपीनाथ बारदोलोई, बी दे देगा ठक्कर बापा, सी दे देगा मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मारना है इनमें से कोई नहीं। और बीपीएससी का तो जो पैटर्न है उस पर ये एकदम फेवरेट सवाल बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, कहेगा भारतीय संविधान सभा के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के, उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से निम्न बनाए गए थे। ए गोपीनाथ बारदोलोई, बी अमृतलाल भगवान दास ठक्कर बापा, सी क्या कहते हैं आपके आचार्य कृपलानी, और डी भी दे देगा बीपीएससी में वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि बीपीएससी का ई जो है वो सबसे बेहतरीन है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ई में हो जाएगा उपरोक्त में से सभी ऑब्लिक, इनमें से कोई नहीं, तो उसका उत्तर बनेगा ई, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस तरीके से जो है हमको याद करना है। अभी बड़ी कमेटियां 8 थी, अभी तो 5 पढ़े हैं। अब देखें छठी कमेटी का क्या नाम था और उसके अधिकार कौन थे। द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी।
प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। आप देख लीजिए कि इधर हिंदी लिख रहे हैं लेकिन इधर नहीं लिख रहे हैं। उसका कारण है कि आजकल हिंदी के प्रश्नों में कंप्यूटर के कारण ये हुआ है गड़बड़ी। टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में लिखने का फैशन आ गया है यूपीएससी और जीपीएससी और इन सबों में। तो आपको यही दे देगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर समिति। तब क्या करिएगा, अगर आप केवल प्रक्रिया नियम समिति याद करके जाइएगा तो वहां पर आपको तकलीफ होगी। इसीलिए प्रक्रिया नियम समिति के साथ हम इसीलिए कमिटी का नाम इंग्लिश में दिखा रहे हैं कि वो जो है वहां ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर इसी को रख देगा, तब क्या करेंगे। तो इसीलिए हम जो है यहाँ इंग्लिश लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद। अगला लिखिए सातवां लिखिए स्टेट कमिटी और ब्रैकेट में लिखिएगा कमिटी फॉर नेगोशिएशन, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स। राज्यों के साथ अगर किसी प्रकार का समझौता करना पड़े तो उसके लिए एक कमेटी की किन किन मुद्दों तक हम समझौता कर सकते हैं। तो राज्यों के लिए समिति, अब ब्रैकेट में लिखिएगा कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। और आज भी ये आपको नगर पालिका वगैरह में सब जगह मिलेगा। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। अंग्रेजी हिंदी माध्यम के बच्चे बिल्कुल इसका अंग्रेजी साथ में लिखते जाइएगा, नहीं तो परीक्षा में धोखा हो सकता है। स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 जो बड़ी कमेटियां हैं इसके बारे में आपको एकदम पूरा याद होना चाहिए। इससे तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब हम लोग देखें छोटी कमेटी के बारे में। सेकेंड, छोटी कमेटी। तो ध्यान रखिएगा, बस इसी के कारण आपके सर कभी भी क्लास 3 को पढ़ाने के लिए नहीं गए। उसका रीजन समझा देते हैं। आज अगर हम ये क्लास 3 का क्लास ले रहे होते ना तो बच्चा इतना देर तक ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। उसको सब कुछ चाहिए तेजी से। हो सकता है आईएएस के तैयारी करने वालों में भी कुछ बच्चे का आदत हो, लेकिन उसको चाहिए तेजी से। वो इस कहता है क्या, मैं देख रहा था तो एक ऐप में, तो उसके नीचे कमेंट किया था एक लड़का कि फास्ट देखने का भी सिस्टम आपके ऐप में आ गया, ये बड़ा अच्छा है। बस सिनेमा देखने बैठे हो क्या जी, कि 3 घंटा एक सिनेमा बोरिंग है तो उसको जरा जल्दी देख लें, कि कैरियर बनाने बैठे हो। तो कैरियर बनाने अगर बैठे हैं तो एक एक चीज आराम से पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो यूपीएससी या जीपीएससी या पीएसआई या कांस्टेबल में भी परीक्षा इतना फास्ट कर देगा कि आधे घंटा में क्लास से बाहर निकल जाइएगा, अब बाद में कहिएगा बेईमानी हो गया। चुपचाप गंभीर होकर के पढ़िए। वो जो फास्ट वाला नेचर है वो फास्ट सब चीज हो जाए नहीं होगा। आज ही हमको एक लड़का जुड़ने की बात किया था, हम उसको नहीं जोड़े क्योंकि वो ना तरह का जो है ये अभी कोरोना में कौन स्टेट कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ये किया है। हम के भैया हाथ जोड़ो, हम तुम्हारे लायक हैं ही नहीं, हम तुमको नहीं जोड़ सकते हैं। क्लास 1-2 का तैयारी करने का एक क्लास होना चाहिए आपके अंदर।
जरा देखिएगा वेबिनार आप एक बार जीपीएससी का। हालांकि वो तो हम ऐप पर लेंगे, इसीलिए वो ऐड में दिए हैं कि व्हाट्सएप पर आप नाम रजिस्टर कराइए। वो सेमिनार अपने ऐप पर ही होगा, जो रजिस्टर कराएगा उसी को मिलेगा। तो देखिएगा उस सेमिनार में कि मतलब कि कितना गंभीर, मतलब अगर हम आपको दिखाएंगे कि इकोनॉमिक्स का ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तो वहां हम एक प्रश्न आपके सामने लिखकर बताएंगे कि देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमने ट्रेडिशनल माना, और ये क्वेश्चन अगर करंट है तो हम आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हमने करंट माना। ऐसे करके आपको ये वेबिनार देंगे। और आईएएस में भी क्वेश्चन के साथ सेमिनार में आएंगे कि चाहे दिल्ली का आदमी हो कि कहीं का हो, लड़का को सिर्फ मूर्ख बना रहा है और इस कारण से हमारे हिंदी मीडियम का लड़का परेशान है। आप अभी भी बैठ करके आराम से एक बार सिलेबस और क्वेश्चन स्वयं देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि हमको जो है चक्री की तरह घुमा रहा है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसीलिए सिनेमा नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज। तो देखिए अब जरा इसका छोटी समिति का क्रम संख्या। वित्त एवं कर्मचारी, इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद किया तो स्टाफ लिखकर आ जाएगा हिंदी में। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, राजेंद्र प्रसाद। ये तो हिंदी माध्यम के लड़के बिल्कुल जो है चूक जाइएगा। वो जो है कभी भी आपको हिंदी में प्रत्यय पत्र संबंधी समिति नहीं कंप्यूटर अनुवाद करेगा, वो ऐसे ही हिंदी में लिख देगा क्रेडेंशियल कमिटी। इसीलिए कमिटी वाले में अंग्रेजी बार बार कह रहे हैं, उसके साथ जाइएगा, क्रेडेंशियल कमिटी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये थे क्रेडेंशियल कमिटी के। तीसरा हाउस कमिटी। यहां हाउस का मतलब है सदन समिति, गुजराती में इसका ठीक है गृह समिति, लेकिन हिंदी में सदन समिति। भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया, हम लोग पट्टाभी सीतारमैया से काम चला लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, कार्य संचालन समिति। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, के मुंशी। एडहॉक कमिटी, यानी ये कमिटी कंप्लीट नहीं थी, एडहॉक थी, यानी इनको जितना सा काम दिया गया उतना ही काम करके ये कमिटी को भंग कर दिया गया, इसीलिए कहे एडहॉक। कभी भी इसका अनुवाद कंप्यूटर तदर्थ समिति नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश मीडियम नहीं हो, ओनली हिंदी में पेपर तय होता हो या गुजराती में, वहां जो है इंसान जब अपने से लिखेगा तो आ जाएगा तदर्थ समिति। द एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, कभी भी झंडा समिति नहीं बोलिएगा। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राजेंद्र प्रसाद। अगला
कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ Committee on the function of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly. संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, यानी संविधान सभा कैसे काम करेगा, यानी जैसे लोकसभा का आज कैसे काम होगा, तो लोकसभा के लिए एक नियमावली है, लोकसभा नियमावली, राज्यसभा के लिए राज्यसभा नियमावली है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब भी उस नियमावली का उल्लंघन होता है तो संसद सदस्य खड़ा होकर के अध्यक्ष को कहते हैं कि ये नियम 84 के तहत होना चाहिए, तो ये नियम 184 के तहत होना चाहिए। सब पढ़ाएंगे क्या है, तो क्या देख रहे हैं, वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वो लोकसभा के मैनुअल में लिखा हुआ है, जिसके द्वारा वो चर्चा होता है, जिसके आधार पर। तो जैसे लोकसभा का मैनुअल जो बना, तो संविधान सभा को चलाने के लिए जो है कैसे मैनुअल होगा, उस पर एक कमेटी बना, और ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मेंस के ग्रुप ए में यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आपके विचार से वे दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, आपके विचार से वो दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं जिसने गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया, तो पहला यही है कि संविधान सभा को कैसे चलाया जाए, उसके लिए जो नियम बना, उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। तो कल को लोकसभा को वो वाला पार्ट वही बनाए थे, तो वही चीज जो है आगे चल के लोकसभा का मैनुअल हो जाएगा। तो जब 1950 में संविधान सभा लोकसभा में परिवर्तित हो जाएगी, तो उस मैनुअल के ही आधार पे चलाया जाएगा। तो उसका अनुभव गणेश वासुदेव मावलंकर को 15 अगस्त 1948 से लेके 25 जनवरी 1950 तक इतना लंबा अनुभव था। एक कारण ये था, और उसके बाद दूसरा कारण थोड़ा आगे पढ़ाने दीजिए तब बताएंगे। तो एक कारण क्या लिखेंगे कि कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन होना, गणेश वासुदेव मावलंकर का चेयरमैन होना, संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति का गणेश वासुदेव मावलंकर को चेयरमैन बनाया जाना, ये एक कारण था, क्या कहते हैं उनको, लोकसभा का अध्यक्ष बनाने के लिए। अब आइए 7वीं कमेटी, एडहॉक कमेटी। देख लीजिए, यूपीएससी का सवाल चालू हो गया कि एडहॉक कमेटी निम्न में से कौन कौन था, आपको ऐसे दे देगा प्रश्न। तो एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, श्रीनिवास वरदाचारी, श्रीनिवास वरदाचारी। सुनिएगा एक बार, अगर प्रश्न आ जाए, संविधान सभा के द्वारा गठित समितियों के अध्यक्षों में एकमात्र अध्यक्ष जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, उसके बावजूद इनको बनाया गया क्योंकि इनको इस जगह पर काम करने का, सुप्रीम कोर्ट का गठन जो 1935 एक्ट के अंतर्गत फेडरल कोर्ट बना था, उस फेडरल कोर्ट में काम करने का इनके पास लंबा अनुभव था। इसीलिए इनको जो है
संविधान सभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद इस एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कमिटी ऑन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। जो मुख्य आयुक्त का प्रांत जिसमें कि 4 लोग चुनकर आए थे, और आजादी के बाद जब देश को 2 हिस्सों में बांट दिया अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, तो सिंध उधर एक चला गया था, तो जो 3 बच गए थे, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली और कुर्ग, ये मुख्य चुनाव आयुक्त व मुख्य कमिश्नर वाले जो क्षेत्र थे, उसके लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया, क्योंकि उस पर चर्चा करना था, क्योंकि वहां की स्थिति अलग थी। तो ये हैं पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। नौ, ये लिखाने के बाद देखिएगा कि ये नाम क्यों लिखना है। जब आपको यूपीएससी में सवाल देगा, तो अभी आपको हम बोलेंगे जो सवाल, देखिएगा वो आपको लगेगा कि ये सवाल तो आ सकता है, और उसमें किसी का नाम नहीं आएगा, लेकिन सवाल में आपको मालूम होगा तो ही टिक मार पाइए। अगला, एक्सपर्ट कमिटी on the financial provision of the Union Constitution, of the Union Constitution, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति। गुजराती में संघीय बंधारण माटे संघीय बंधारण नानकीय जोगवाई माटे समिति। तो एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बने थे मेंबर नलिन रंजन सरकार, नलिन रंजन सरकार। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लिख लीजिए, संविधान सभा के सदस्य नहीं। तो देखिए, इतने पर से आपको एक प्रश्न बना के दिखाते हैं यूपीएससी के बारे में। संविधान सभा के द्वारा बनाई गई या संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान सभा ने कुल 22 समितियों का गठन किया था। दूसरा स्टेटमेंट, इनमें कुछ एडहॉक समितियां थीं, या अगर हम इसको गलत स्टेटमेंट बना दें तो सभी समितियां स्थायी समितियां थीं, कोई भी अस्थायी समिति नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट, सभी प्रकार के समितियों के अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्य थे। अगर आपको 2 नाम नहीं याद होगा, बरदराचारी और नलिन रंजन सरकार, तो आप उसमें सही में टिक मार देंगे। सभी समितियों के अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्य थे। ये 3 स्टेटमेंट देके कहेगा उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य नहीं है। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 ऐसे करके आपको जो है सवाल बना के देगा। एक भी दिन आपको
वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बोले हैं, ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं बोले कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। अरे वो तो सबको मालूम है, थोड़ा सा पढ़ेंगे पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है इस तरह से कि संविधान सभा में एडहॉक कमेटियां भी थी, संविधान सभा के कुछ कमेटी के अध्यक्ष, दो कमेटी के अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और अभी एक आध और आएंगे, इसलिए अभी ध्यान रखिएगा, कुछ से काम चलाइएगा। अब अगला लिखिए, भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी। भाषाई प्रांत आयोग। हम जानते हैं कि जो लोग विनायक बैच में होंगे हो सकता है उनको नहीं नाम याद आए, या जो बच्चा नहीं तैयारी किया सबको याद है। 1 से 4 आर्टिकल जो भी पढ़े हैं वो याद करिए। जब उसके बाद कहानी पढ़ते हैं नए राज्यों का पुनर्गठन, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था एस.के. धर की अध्यक्षता में। अभी वहां जाएंगे तो डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन देख लीजिए 48 की वो कमेटी थी। तो हम क्यों नहीं जोड़ पाते हैं कि 1948 में संविधान सभा से बाहर कौन सी कमेटी बन जाएगी। तो ये एस.के. धर साहब यहां थे। तो एस.के. धर साहब जो हैं वो हैं सरोज कुमार धर। और आपको याद करिए, जब भी आप पढ़ते हैं भाषाई प्रांत आयोग और सरोज कुमार धर का नाम पढ़ते हैं, एक बार नहीं बोलते हैं कि वो सांसद थे, कि संविधान सभा के सदस्य थे। जबकि जेवीपी कमेटी में आप बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया तीनों उसमें संविधान सभा के सदस्य थे। तो ध्यान रखना है। और 1950 के बाद वो संसद के सदस्य हो गए। तो एस.के. धर भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहां लिख लीजिए नीचे ब्रैकेट में, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। यानी जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को ड्राफ्ट करके दे दिए, तो उस ड्राफ्ट को जो है जांचने के लिए संविधान सभा के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। चर्चा उसके बाद हुआ है। इसीलिए जब लिखना हो कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है वो अत्यंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ है, तो सबसे पहला तो जो चुनकर संविधान सभा में गए थे उनके द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव हुआ। दूसरा, जब बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान को ड्राफ्ट कर लिए, तो याद करिएगा और लिखाएंगे आगे, चिंता नहीं करिए, लेकिन हाँ वो सब अब ऐप में लिखाएंगे। अब हम लोग लास्ट आ चुके हैं इस यूट्यूब पे। तो लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर उसको ड्राफ्ट कर दिए, तो ड्राफ्ट करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर 8 महीने तक लोगों को कहे कि इस पर आप जो है अपना सुझाव दीजिए। बड़े बड़े अखबारों में कहानी सुनाएंगे, उस समय जब आपको पढ़ाएंगे तो ऐड छपता था कि ये जो है संविधान सभा ये ड्राफ्ट तैयार किया है, आप लोग भी इसको खरीदिए, पढ़िए और इस पर अपने विचार दीजिए। आज भी देखिएगा, जब भी कोई लोकसभा में कोई बिल आता है तो अखबारों में उसका ड्राफ्ट छपता है कि उस पर आप अपने विचार दीजिए। हो सकता है आपका विचार नहीं स्वीकार हो, या हो सकता है स्वीकार हो। तो 8 महीना वहां, उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसके बाद इस
स्पेशल कमेटी के द्वारा उसको एग्जामिन किया गया। तीसरा बार, पहला तो संविधान सभा के द्वारा चुना गया ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको ड्राफ्ट किया। दूसरा, उस पर जनता को जो है मौका दिया गया 8 महीना के, आप भी उस पर जो है सुझाव दीजिए, लोकतांत्रिक देखिए। उसके बाद एक और स्पेशल कमेटी जो संविधान सभा के ही चुने हुए लोग थे उसको एग्जामिन किए, और तब जाकर के संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श हुआ। इससे मेंस के 2 पॉइंट निकले। एक इधर से निकला कि ये लोकतांत्रिक था, और दूसरा कि जब कहे कि संविधान सभा को संविधान के निर्माण में इतना विलंब क्यों हुआ, ये देखिए प्रोसेस कितना हम लोग जो है लंबा रखे थे संविधान को बनाने का, इसलिए भी। तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, प्रेस गैलरी समिति। भाई अंग्रेज जो है वो प्रेस को उतना छूट तो दिया नहीं था, तो हम जो आगे अपने संसद में बैठेंगे तो प्रेस दीर्घा कहां पर होगा, उनको कितना छूट होगा, कितना जो है वो मतलब कि बाहर कोट कर सकेंगे, उन सब चीजों के लिए था। इसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। अगला, एडहॉक कमिटी। ध्यान दीजिएगा, जो एडहॉक बोले हैं उसको अलग से याद करिएगा। एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पर तदर्थ समिति, श्रीनिवास वरदराचारी। क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले में भी वो संविधान सभा में सदस्य नहीं थे, तो यहां भी वो नहीं ही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। देखिए 2-2 उनको जो है दिया गया था। और 14वां, क्योंकि 14 और 8 पढ़े थे, बड़ी समिति मिलकर हुआ 22, हिंदी और उर्दू अनुवाद समिति। हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था, जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर जो कोई भी नहीं हुआ था। ये था हमारा 22 कमेटी का लेखा जोखा। अब हम लोग एक्चुअली निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि उस समय जो मूल संविधान था हमारा वो अंग्रेजी में ही पास कर लिया गया, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। तो इसीलिए कमेटी कहा कि इस पर समय लगाएंगे तो हमको और ज्यादा जो है संविधान बनाने में देर लगेगा, इसीलिए इस कमेटी पर फिर चर्चा नहीं हुआ। अब प्रक्रिया संबंधी समिति क्या था और ठोस कानूनी समिति क्या था, वो एक एक लाइन लिखिए। लिखिए, प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति संविधान के निर्माण में प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थी। मतलब उसका काम था कि संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो था प्रक्रिया समिति का काम। अब फिर लिखिए, ठोस कानूनी समिति संविधान का निर्माण करने वाली समिति थी। इनका काम था संविधान का निर्माण करना। तो जो समिति संविधान का निर्माण किया वो सब ठोस कानूनी समिति में आएगा, और बाकी जो है वो चला जाएगा प्रक्रिया संबंधी में। तो ये था हमारा संविधान सभा के द्वारा
बनाई गई बड़ी और छोटी कमेटी, या उसको प्रक्रिया समिति कहिए, ठोस कानूनी समिति कहिए। अब जरा सा प्रारूपण समिति के बारे में अलग से थोड़ा सा देखें, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा सा अलग से हम लोग देखें। तो लिखिए ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे पहले इस समिति का गठन कब हुआ था? तो याद ऐसे रखना है कि इसका 15 अगस्त के बाद ही होगा, क्योंकि दोनों देशों के लिए जब संविधान सभा अलग अलग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमारे यहाँ कौन कौन मेंबर हैं, तो ही उनमें से हम ड्राफ्ट के लिए चुनेंगे। तो 29 अगस्त 1947 को जो है इस कमेटी का गठन किया गया। लिखिए, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। अब सुनिएगा, बार बार देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि संविधान के निर्माण का जो है असली जिम्मेदारी किनके पास था? असली, वास्तविक, तो कहते हैं हम लोग BN राव। तो अभी सुनिए, आपको पता चल जाएगा इस कमेटी का गठन किस लिए किया गया था। तो इस कमेटी का गठन किया गया था कि संविधान सभा की जो एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकार जो समिति थी, उसके जो अध्यक्ष BN राव जी बने थे, उस परामर्श शाखा के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उसको एग्जामिन करने का काम जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का था। बहुत बड़ा काम था। यानी आप जो हमको लिख करके नोट्स देंगे मेंस का, उसको चेक करने का काम हमको मिला, हम हुए उस मामले में ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। क्लियर हो गया? लिखिए इस बात को। इस समिति को संविधान सभा की परामर्श शाखा के द्वारा, इस समिति को संविधान सभा की परामर्श शाखा के द्वारा एडवाइजरी बॉडी के द्वारा तैयार किए गए संविधान की परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। तैयार किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जामिन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इस कमेटी की पहली बैठक कब हुई? तो 30 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। लिखिए, 30 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की प्रथम बैठक हुई। अब इस कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे। तो लिखिए, प्रारूपण समिति में कुल 7 सदस्य थे। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष। यदि आप जो संविधान सभा पर जो फिल्म बनाया गया था, क्या कहते हैं, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बना, उसके लिए जो लोकसभा के तरफ से जो फिल्म बनाया गया था, ओरिजिनल में तो बाबा साहब अंग्रेजी में बोले हैं, लेकिन जो उनके क्या कहते हैं कैरेक्टर को कास्ट किया था, वो वाला जो फिल्म बना है, उसमें देखिएगा कि जैसे ही ये घोषणा होता है कि राजेंद्र बाबू कहते हैं कि हम सभी को अपार खुशी हो रही है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन
जो है वो घोषित किया है। तो आप उस फिल्म को देखिएगा ना तो आप हिल जाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा एक बार। तो बाबा साहब खड़े होते हैं और ऐसे हाथ से ऐसे चूटी काटते हैं ऐसे, और कहते हैं कि नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूं। क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना, उस पार्टी के द्वारा जिसके पास अपने 208 सदस्य चुनाव जीतकर गए हों, तो ये एक सपना ही लगेगा अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ये नाम घोषित कर दिया जाए। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा। लेकिन अब जब संविधान सभा ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और उसी फिल्म का अगला पार्ट जब देखिएगा तो जब बाबा साहब ड्राफ्ट लेकर के आए हैं और फर्स्ट रीडिंग की बात हो रही है, तो उनके उत्साह वर्धन में संविधान सभा के एक सदस्य कहते हैं कि हमें मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ही इस संविधान को बैठ करके तैयार किए हैं। सो उसमें नाम लिए, अपने नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, उसमें नाम लिया गया कि ये 2 मेंबर तो कभी भारत आए ही नहीं, ये मेंबर तो बीमार ही रहते थे। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अकेले ही जो है इस संविधान को ड्राफ्ट किया है। उस समय आप उनके भाषण को देखिए, वो क्या कहते हैं। कहते हैं नहीं, पूरे टीम को दिए वो, कहे ऐसा नहीं है, सभी का हमें सहयोग मिला है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी का सहयोग एक ही बराबर हो, लेकिन जो जितना दे सकता था वो हमको सहयोग दिया और ये हम सबने मिलकर बनाया है। तो चलिए, आपको एक बैकग्राउंड दिए और सिलेक्शन के कई आधार थे, उनमें से एक आधार जो हमें लगता है कि वो लॉ में डॉक्टरेट थे, पीएचडी थे, तो कानून की जानकारी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से थी। हो सकता है इन कारणों से उनको जो है ये जिम्मेदारी सौंपा गया। और भी कई कारण थे, वो अपने मेंस के समय देखेंगे जब चर्चा करेंगे। चलिए अब जरा देखें अगला, नरसिम्हा गोपाल स्वामी आयंगर। नरसिम्हा गोपाल स्वामी आयंगर उपाध्यक्ष। और एक नया चीज ध्यान रखिएगा, ये मद्रास से निर्वाचित थे। माना अब जो प्रश्न भागा तो यही जाएगा, क्योंकि आपको बाबा साहब अम्बेडकर वाला पहले बता चुके हैं कि वो पहले पूर्वी बंगाल से थे, अब बाद में वो बंबई प्रेसिडेंसी से थे। तो ये मद्रास से निर्वाचित थे। अगला लिखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके ब्रैकेट में भी लिखिएगा मद्रास से निर्वाचित, लेकिन एक और चीज लिखिएगा ब्रैकेट में, निर्दलीय सदस्य, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में ये जीत कर आए थे। अगला, डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये बंबई से निर्वाचित थे। यानी अब जो क्वेश्चन का रेंज बढ़ा तो ये नाम आप लड़कों को याद होने लगा। अब ये कहां से निर्वाचित थे, यहां तक क्वेश्चन जा सकता है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आसाम से निर्वाचित थे और मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और आप सभी जानते हैं हम लोग कि इसके बाद
जो बीएल मित्रा और डीपी खेतान थे, तो मित्रा साहब इस्तीफा दे दिए थे और खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी। तो ये 4 को निर्वाचन क्षेत्र के साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है परमानेंट रहे अंत तक। तो ये बंबई प्रेसिडेंसी से निर्दलीय उम्मीदवार यानी कांग्रेस से नहीं थे, ये मद्रास से निर्वाचित, ये मद्रास से निर्वाचित निर्दलीय सदस्य, ये बंबई से निर्वाचित और ये आसाम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य। इसका मतलब कि 3 सदस्य जो कांग्रेस से जीतकर नहीं आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसको इतना इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान सभा में चाहे कोई भी चुनकर आए थे, राष्ट्रीय आंदोलनों से ओत-प्रोत थे, सबके मन में देश के प्रति जो है एक ही भावना था, देश प्रेम। इसीलिए वहां मत गिनिएगा कि कौन अच्छे थे कौन, सभी अच्छे थे। और वैसे भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो आदर्श रखा गया है उसको हम अपने दिलों में पिरो करके रखें। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसमें नुक्स नहीं निकालना है कि ये अच्छे थे कि ये खराब थे, सभी अच्छे थे, सबने देश के लिए काम किया है। कोई एक आदमी को जो है ना क्रेडिट और ना किसी को डिस्क्रेडिट। अब ये इनका क्षेत्र बता दिए। अगला लिखिए, बीएल मित्रा और डीपी खेतान। उसके बाद लिखिए यहां आगे, अब ऐसे में स्वास्थ्य कारणों से बीएल मित्रा के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण इनके जगह पर बने नारायण माधव राव। लिखिए, दिए जाने के कारण नारायण माधव राव इसके सदस्य बने। अगला, 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण वीटी कृष्णमाचारी को इसका सदस्य बनाया गया। तो ये था एक ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कहानी। अब संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, उसने ड्राफ्ट का निर्माण कैसे किया, यानी संविधान के प्रारूप का निर्माण कैसे किया, अब उसको देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए, संविधान के प्रारूप का निर्माण। सवा घंटा बिना किसी कहानी के आपको पढ़ा चुके हैं। हम आज एक इंक्वायरी आए हुए थे, तो उनको हम दिखा रहे थे अपने मोबाइल पे कि देखिए सर, 1.25 घंटे के आसपास हम एक लेक्चर लेते हैं, और उनको गिनवाए कि ये देखिए एक जो है चैप्टर कितने घंटे का होता है। आप यदि गिनेंगे ना, कोई चैप्टर 7-8 घंटे से कम में नहीं जाता। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो अब जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन केवल गुजरात के लड़कों के लिए है, बाकियों को फिर देंगे, क्योंकि ये वेबिनार जीपीएससी के लिए है। अगले संडे को जीपीएससी का एक वेबिनार रात के 8 बजे हम लोग रखे हैं, और 8 से 10 जो है वो वेबिनार रहेगा, और उसमें एक प्रश्न के साथ आपका जो है चर्चा करेंगे कि कैसे ये सिलेबस है
और इस सिलेबस को किस तरीके से क्वेश्चन में ढाला है। हम अपने हाथ से उस सेमिनार को तैयार करने के लिए 20 पेज लिखे हैं अलग अलग, और उसको फिर टाइप करवा के स्लाइड बना करके आपको वो सेमिनार में दिखाएंगे। तो वो सेमिनार है, जिनको भी उस वेबिनार में अटेंड जिनको भी करना है, गुजरात के लड़कों की बात है, भले हम हिंदी में बोलेंगे, दूसरे राज्य के लड़कों को हो सकता है कि उससे काम नहीं हो उसका, लेकिन अगर लगता है आपको कि हम भी सुने तो सुन सकते हैं। लेकिन गुजरात के लड़के अगर वो वेबिनार करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 मोबाइल नंबर इस बार है, व्हाट्सएप नंबर। आप जो है इस पे अपना व्हाट्सएप करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 6355391928 पर, या 9428804128 पर भी आप जो है इसको रजिस्टर करा सकते हैं। जो लोग रजिस्टर कराइएगा उनको जो है सेमिनार के 2 दिन पहले, ये ध्यान रखिएगा, आज नहीं 2 दिन पहले जो लोग रजिस्टर कराइएगा उनका नंबर हम नोट करके रखेंगे, उनको लिंक भेज देंगे। इनफैक्ट काफी लोग अब तक में करा भी चुके हैं रजिस्ट्रेशन, तो उनको लिंक भेज देंगे और वो फिर सुनिएगा उस सेमिनार को। चलिए अब आगे बढ़े, और जो दूसरे राज्य के लड़के हमारा क्लास जो सुन रहे हैं, तो बहुत जल्द ठीक उसी दिन टाइम केवल बदलेगा, उसका हम आपको इंफॉर्मेशन कल परसों देंगे। एक आईएएस का वैसा ही सेमिनार आपके सामने रखने जा रहे हैं, फुल सिलेबस के साथ व्याख्या करेंगे कि देखिए ये बात कहा और यहाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए प्रश्न ऐसे आते हैं, ताकि आप भटकिए नहीं। हम एक लड़के को गुस्सा में कह दिए थे, वो हमको कहा कि हम 5 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए, हम बोले तुम 12 और कर लो, 12 साल 12 जीवन नहीं पास करोगे आईएएस। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस और उसके आधार पर जो ऑथेंटिक बुक्स है, उस सेमिनार में जो बुक्स बताएंगे आप उसको पढ़ के देखिए, आप बाकी को हटा दीजिए। जो बुक्स बताएंगे उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक जो है, क्या कहते हैं, हम स्लोगन दे रहे हैं कि क्यों पड़े हो अन्य के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। उस किताब को पढ़ लो, कोई नहीं है टक्कर में, बस आपको उतना ही पढ़ना है। हम अपना किताब नहीं बताएंगे, ये भी बता रहे हैं आपको, टेक्स्ट बुक बताएंगे कि आप इसको पढ़िए, और उसके अलावा आईएएस का कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, संविधान के प्रारूप का निर्माण। पहले कुछ फैक्ट्स लिखें फिर समझेंगे। लिखिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने, ध्यान रखिएगा, एडवाइजरी कमेटी जो थी संविधान सभा की, वीएन राव के नेतृत्व वाली, उस कमेटी ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के साथ को 1935 के आधार पर जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में लोग चुनकर गए थे, ठीक ना, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को संविधान के प्रमुख विशेषताओं के संबंध में समझा देते हैं। संविधान के प्रमुख विशेषताओं के संबंध में विचार जानने के लिए प्रश्न सूची भेजा, प्रश्नों की सूची भेजा, क्वेश्चनर भेजा। देखिए, अपना संविधान बना रहे हैं हम लोग जो है, अगर उस समय के संविधान सभा में जो चुने हुए लोग हैं, तो उनसे ज्यादा अनुभवी वो लोग हैं जो 1935 से प्रांतीय विधानसभा में काम कर रहे हैं या केंद्रीय विधानसभा में काम कर रहे हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार उनको मिला था, तो उससे क्या हो सकता है
क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो जो है 35 से लेकर 47 तक 12 साल तक जो है उस जो है ये विधानसभा में काम कर चुके थे। इसलिए हमारे जो संविधान सभा के सलाहकार जो थे, परामर्श समिति, वो 17 मार्च को केंद्रीय विधानसभा के जो चुने हुए लोग थे और प्रांतीय विधानसभा के जो चुने हुए लोग थे, उनको एक क्वेश्चनर भेजा, संविधान में क्या क्या होना चाहिए उसका एक क्वेश्चनर भेजा। अब बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे कि हमारे संविधान में 1935 के एक्ट के अधिकतर चीजों को क्यों समाहित किया गया। वो लोग जो विचार भेजे होंगे तो वो ज्यादातर उसी एक्ट से प्रशासित होते थे, तो उनका विचार उसी के थ्रू जो है वहां पे आया होगा। इस लाइन का यही मतलब हुआ। परामर्श समिति भी, हमारा संविधान लोकतंत्रीय तरीके से बना है, इसका चौथा पॉइंट देख लीजिए कि परामर्श समिति भी अपने मन से संविधान को नहीं बना लिया, ड्राफ्ट नहीं कर लिया। वो पहले जो हमारे प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा में चुनकर लोग थे, उनसे पहले विचार जाना, उनको जो है क्वेश्चनर भेजा। अगला पॉइंट लिखिए, संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत, संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की मुख्य बातों को या मुख्य अंशों को प्रदान किया। देख लीजिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हम आयरलैंड के संविधान से ये लिए। सलाहकार समिति एक साथ दो काम किया। एक तो जो केंद्रीय विधानसभा में चुनकर आए थे लोग और जो प्रांतीय विधानसभा में चुनकर आए थे लोग, उनको जो है 17 मार्च 1947 को संविधान के इंपॉर्टेंट विशेषताओं के संदर्भ में उनके क्या क्या विचार हैं वो जानने के लिए एक क्वेश्चनर भेजा। लेकिन वो तो संविधान सभा में चुनकर आए नहीं थे। तो अब संविधान सभा के लोग, अगर आप कहते हैं कि मैं फंडामेंटल राइट्स रखना चाहता हूं, तो संविधान सभा के लोग उस पर अपना विचार क्या रखेंगे, इसके लिए उनको प्री रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्री रिव्यू करके उनको जो है संवैधानिक पूर्व दृष्टांत करके एक जो है प्रति तैयार करके उनको 3 कॉपी दिया गया था। उसमें 60 देशों के संविधान के मुख्य मुख्य बातों को शामिल करके उनको पढ़ने के लिए दिया गया। अब निकला दूसरा पॉइंट कि हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन क्यों लगा। इस बात को फिर लिखिए आगे। इसमें लगभग, ये इस पूर्व दृष्टांत वाले में, इसमें लगभग 60 देशों के संविधान के, इसमें लगभग 60 देशों के संविधान के मुख्य अंशों को उद्धृत किया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट को उद्धृत किया गया था। क्लियर हो गया? कहानी सुनिएगा। अगर हम हैं बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव, तो हम पहले, हम अध्यक्ष हुए, मिलकर के काम सब करेंगे, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो हमने पहले एक संविधान के विशेषताओं से संबंध में एक क्वेश्चनर तैयार किया। उस क्वेश्चनर को हम पहले एक तरफ क्या किए, 17 मार्च 1947 को केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों से उनका विचार जानने के लिए उनको भेजे। और दूसरी तरफ हम 60 देशों के संविधान को
के मुख्य मुख्य अंशों को लेकर के अब उनमें से चुनेंगे कि अमेरिका में से क्या लेना चाहिए। 60 देशों के संविधान के मुख्य मुख्य अंशों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के हेडिंग के साथ उसके अंदर उसको रख करके और संविधान सभा के सदस्यों को उस पर विचार करने के लिए दिए। अब इन दोनों के तरफ से जो विचार आएगा उस विचार के आधार पर अक्टूबर 1947 में नरसिंह राव के द्वारा BN राव के द्वारा संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ, संविधान का पहला प्रारूप तैयार हुआ। आप इसके साथ साथ मेंस के भी दो प्रश्नों को आप एक साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। एक, संविधान सभा का गठन भले ही कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, लेकिन इसकी प्रक्रिया अत्यंत लोकतांत्रिक थी। इन सब बातों को लिख डालेंगे कैसे। और संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन क्यों लगा, तो इसको जो है हम लोग इन पॉइंटों से लिखना शुरू करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा भेजे गए उत्तर के आधार पर संवैधानिक सलाहकार वीएन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया। तो इस ड्राफ्ट में 243 आर्टिकल और 13 अनुसूची शेड्यूल था। अगर प्रश्न ये पूछे कि BN राव के निर्देशन में तैयार किए गए प्रथम संविधान के प्रथम ड्राफ्ट में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां, तो लिखिए इस चीज को, इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अब इस पर विचार जो है बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया था और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा, उनकी कमेटी के द्वारा इस पर जो है विचार किया गया था। तो अगला पॉइंट लिखिए, BN राव के द्वारा तैयार संविधान के प्रथम प्रारूप पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में गठित प्रारूपण समिति ने विचार विमर्श किया। प्रारूपण समिति ने विचार विमर्श किया। अब सुनिएगा, अब 21 फरवरी 1948 को जरा देखते जाइएगा, अक्टूबर 1947 में VN राव के द्वारा पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो विचार हुआ, वो विचार होते होते 21 फरवरी 1948 हुआ।
कुछ चीजों को रखा गया, कुछ चीजों को हटाया गया। देख लीजिए संविधान किस कारण से विलंब हुआ, अत्यंत सावधानी पूर्वक उस पे वाचन हुआ और 21 फरवरी 1948 को जो विचार करने के बाद फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसको जनता कहेंगे तो संविधान सभा के सदस्य भी भारत की ही जनता थे, उनको कहा गया कि अब आप इसको पढ़िए और पढ़ करके हमको सुझाव दीजिए। तो लिखिए, प्रारूपण समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के पश्चात 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को जनता के विचार के लिए रखा। अब सुनिएगा, प्रश्न अगर आए कि वीएन राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान में कितने आर्टिकल और कितनी अनुसूचियां थीं, तो 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थीं, 13 अनुसूचियां थीं। और इस पर जब बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ विचार किए तो ये हो गया 315 अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या घटकर हो गई 8। तो जनता के लिए जो रखा गया उसमें 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थीं और ये फाइनल हो जाएगा 395। कितना लोकतांत्रिक था कि जो बाबा साहब बना के दिए उसमें और 80 आर्टिकल बाद में जुड़ा है। इसका मतलब कि जनता के सुझावों को स्वीकार किया गया, संविधान सभा में बहस के दौरान इंक्लूड किया गया। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जब कहेंगे तो हम कह पाएंगे कि हमारा संविधान पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से बना था। लिखिए इस चीज को, 21 फरवरी वाले में आर्टिकल और अनुसूची लिखिए। इस प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अब जब ये सब सुझाव वगैरह आ गया तब 26 अक्टूबर 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को, पहला ही है ये, लेकिन उसके फर्स्ट ड्राफ्ट के फाइनल ड्राफ्ट को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने पेश किया गया। लिखिए इस चीज को, सभी प्रकार के विचार विमर्श करने के पश्चात सभी प्रकार के विचार विमर्श करने के पश्चात 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूपण समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष, अभी भी फर्स्ट रीडिंग के लिए शुरू नहीं हुआ है, अब अध्यक्ष बुलाएंगे 4 नवंबर को कि आइए अब इस पर फर्स्ट रीडिंग हो, तो संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया। जरा इसको सीक्वेंस में देखिए, शॉर्ट भाषा में। अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, तो उस दिन हुआ वीएन राव की सलाहकार समिति ने प्रारूपण समिति को संविधान का मूल पाठ
प्रस्तुत किया। ये हुआ पहला। 21 फरवरी 1948 को क्या हुआ? तो इस दिन हुआ बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जनता के विचार जानने के लिए, उसी चीज को समराइज कर रहे हैं, जनता का विचार जानने के लिए संविधान का प्रारूप पेश किया। ये हुआ इस तारीख। और 26 अक्टूबर 1948 को क्या हुआ? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का प्रारूप पेश किया। यह है हमारा टाइमलाइन जो हमको याद करना है। और इसमें अगर एक टाइमलाइन और जोड़ना हो तो 17 मार्च 1947 जोड़ लीजिएगा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को क्वेश्चनायर भेजा गया, प्रश्न सूची भेजा गया। ये जो है इसमें एक नया ऐड कर सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं? सबसे पहले, अब इसको समराइज करिए। सबसे पहले संविधान सभा के द्वारा जो एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था, वह कमेटी 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को क्वेश्चनायर भेजा, प्रश्नों की सूची भेजा। अक्टूबर 1947 में इनके प्रश्नों की सूची वगैरह को अध्ययन करके वीएन राव के द्वारा के नेतृत्व में जो सलाहकार समिति बनी थी, उसने ड्राफ्टिंग कमेटी का मूल पाठ तैयार किया। और 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने इस मूल पाठ से जो ड्राफ्ट तैयार किया, वो जनता का विचार जानने के लिए जनता के समक्ष रखा। और उनका विचार जान करके 26 अक्टूबर 1948 को बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है वो क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का प्रारूप जो है पेश किया। जब ये मूल पाठ प्रस्तुत किया गया ये, तो उस समय 243 आर्टिकल और 13 अनुसूची थी। और जब जनता के समक्ष पेश किया गया तो 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो इस प्रकार से आज का क्लास आपका पूरा होता है। अभी भी संविधान नहीं बना। हमने आपको पहले ही कहा है कि मैं पढ़ाने में कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा, लेकिन जो आपको पढ़ाऊंगा वो फाइनल होगा। ध्यान रखिएगा, जरा पुराने लोग जो हैं, खास करके प्रसाद, हीरल, सेजल, हीनल, ऐसे जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, ये लोग जो हैं, या परेश, इस तरह के जो लड़के हैं, वो जो जिनको पहले हमने पढ़ाया था संविधान का निर्माण, या भावनगर के विकास बैच वालों को भी हम संविधान का निर्माण पढ़ा चुके थे, तो वो जरा अपना वेदना सुखा वाला, अच्छा वाला, जिससे कि हमको और ज्यादा मिले उत्साह वर्धन कि हम आपको कल और अच्छे से आगे का चीज, अब पूरी कार्रवाई पढ़ाएंगे, तो जरा वो हमको व्हाट्सएप करिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा आपको।
ये जो है पीछे पहले से आपकी क्लियरिटी बढ़ी या नहीं। तो इस बार ये पढ़ाने का पूरा मेरा यही रहेगा फोकस कि आपको कोई प्रश्न नहीं छूटे परीक्षा में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल, नहीं अगले क्लास में बोल रहे हैं क्योंकि संडे है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में 7:30 बजे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।